हाँ, तो हिंदी साहित्य की 12 कैप्सूल सीरीज कंटिन्यू, और आज अपन बात करेंगे कैप्सूल नंबर 2 की। अपन लघुत्तरात्मक प्रश्न पढ़ चुके हैं, आज अपन बात करेंगे दीर्घ लघुत्तरात्मक यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की। ज़्यादा नहीं है, कोई 5-6 मुश्किल से मैंने सेलेक्ट किए हैं, बस अच्छे से पढ़ जाना, 100% आपको वहाँ पर इनमें से क्वेश्चन मिलने वाला है। कैप्सूल नंबर 2 है ये, अंतराल भाग 2 का, ठीक है, और दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको इसमें दिखेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन, सूरदास की झोंपड़ी पाठ को दृष्टि में रखते हुए सूरदास की चारित्रिक विशेषताओं को लिखिए। तो देखो, सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास था रंगभूमि, उसका अंश है। पहली बात तो ये 1 लाइन एक क्वेश्चन तो यही तैयार हो गया कि सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास मतलब किस उपन्यास से लिया गया, तो रंगभूमि से, ठीक है, का अंश है। और सूरदास इसका प्रमुख पात्र एवं नायक है, मतलब हीरो है इसमें वो सूरदास ही है, ठीक है, रंगभूमि में। और सूरदास के चरित्र की कुछ विशेषताएं देखो वही है। मतलब अगर अपन चाहते तो सीधे यहाँ से लिख सकते थे, लेकिन नहीं, ऑथेंटिक आंसर लिखना है, बहुत प्रॉपर लैंग्वेज लिखी हुई, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ऐसे आपको लिखना है। अब कौन कौन सी निम्न की बात देखो, सूरदास अंधा भिखारी है, अपनी भीख की कमाई को वह संचित करता है तथा उसे कुछ अच्छे कामों में खर्च करना चाहता है। जैसा कि अपने देखा था, जो अपनी में आग लग गई थी, वो अपने जो भी थे उनको पितरों को पिंडदान करना चाहता था, लेकिन वो पैसा नहीं काम आ पाया, जल गया। तो सूरदास दयालु और सीधा, अच्छा कुछ ये भी है, सीधा सच्चा मनुष्य है, सुभागी को पीटता देखकर वह उसे सहानुभूति रखता है और उसे बहरों की पिटाई से बचाता है। वह गांव के अन्य जनों की सहायता के लिए भी तत्पर रहता है। सूरदास बहुत दयालु है, ये किसी को पिटता हुआ इसको पसंद नहीं है, क्योंकि दया भाव आ जाती है इसको, तो ये सीधा सच्चा मन है। और सुभागी जब पिटती है ना, पिटता हुआ देखता है तो उसके प्रति बहुत सहानुभूति रखता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए सब, और उसे बहरों की जो पिटाई करता है उसे बचाता भी है, बहरों उसको पीटता है तो उसको बचाता है, और अन्य जनों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो इनका अच्छा व्यवहार है। अपन बात करेंगे इस कैरेक्टर की, कैसा है चरित्र। सूरदास अत्यंत सहनशील भी है, कैसे, कि ये जानकर कि बहरों ने उसकी झोंपड़ी जलाई है, आग बहरों ने लगाई थी, तथा रुपए चुराए हैं, वह कुछ नहीं कहता, अपने ऊपर लगाए गए लांछन को भी वह शांत मन से सहन करता है, अंदर ही अंदर दबा लेता है, ठीक है। चौथा, सूरदास भाग्य पर विश्वास करता है, मतलब कर्म पर, कि भाग्य देखा जाएगा जो होगा। वह मानता है कि मनुष्य को पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है, ये सूरदास जी का मानना है, ठीक है। रुपए चोरी हो जाने पर उसका यह सोचना उसके भाग्यवादी होने का प्रमाण है, क्या, कि मेरे रुपए थे ही नहीं, ठीक है, शायद उस जन्म में मैंने बहरों के रुपए चुराए होंगे, ये उसी का दंड मिला है, ठीक है। तो मतलब ये अपने आप को किस हिसाब से शांति दिला रहे हैं कि ये मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद मैंने पिछले जन्म में बहरों से रुपए लिए होंगे तो बहरों ने वापस चुरा लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सहनशील थे वो। सूरदास आत्मविश्वास की भावना से भरा हुआ है, रुपए चोरी हो जाने पर वह अपनी योजनाओं के अपूर्ण रह जाने से चिंतित तो हैं, परंतु फिर से रुपया कमाकर उन्हें पूरा करने का विश्वास भी उसको है। जैसा कि अपन देखा था ना कि 100 लाख बार अगर जलाएंगे तो 100 लाख बार वापस है मैं उसको बनाऊंगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। फिर गर्व से भरपूर झोंपड़ी जलने और चोरी, अच्छा ये हेडिंग है, चाहिए तो इसको आप देख भी सकते हो, चाहो तो ये हेडिंग लगा सकते हो, वैसे नहीं भी चल जाएगा, कि झोंपड़ी जलने और चोरी हो जाने से उत्पन्न निराशा के भाव सूरदास के मन में स्थायी नहीं है। बच्चों के मुख से सुनकर कि खेल में रोना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है ना, तो तुरंत चेंज हो जाते हैं उसके विचार। वह तत्काल इस मनोदशा में स्वयं को मुक्त कर लेता है और उसका मन इस आशा से भर उठता है कि यदि कोई उसकी झोंपड़ी में 100 लाख बार भी आग लगाएगा तो उसे बार बार झोंपड़ी को बनाएगा। ये गर्व है, अपने आप गर्व से भरपूर है, मतलब खुद पर ट्रस्ट है, विश्वास है, हिम्मत है। तो ये था जबरदस्त क्वेश्चन, कंप्लीट। सेकंड है, आरोहण कहानी के आधार पर भूप जो दादा थे, भूप दादा की चारित्रिक विशेषताएं बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। भूप सिंह अर्थात भूप दादा, भूप दादा रूप सिंह के बड़े भाई हैं। भूप दादा के नाम है इनका, वैसे भूप सिंह अर्थात भूप दादा ये रूप सिंह के बड़े भाई हैं। वे आरोहण कहानी के प्रमुख पात्र तथा नायक हैं। जैसे देखो सूरदास जी जो थे वो इसके रंगभूमि उपन्यास के प्रमुख पात्र और नायक हैं, वैसे ही ये जो हैं भूप सिंह ये अपने इसमें आरोहण जो कहानी इसके प्रमुख पात्र और नायक है, ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। भूप दादा का शरीर मजबूत तथा सशक्त है, लेकिन उनका मन बड़ा कोमल है, ठीक है, तथा बहुत स्नेह मन है। कुछ होते हैं ना जो बहुत हट्टा कट्टे वीर होते हैं, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है, हर किसी पे दया आ जाती है, वो चीज़ है। उनके माता पिता मर चुके हैं, उनकी प्रेमिका तथा पत्नी शेला सूपी नदी में कूद कर आत्महत्या कर चुकी हैं, ठीक है, और भाई रूप सिंह उन्हें छोड़कर गया तो 11 साल बाद लौटा है। बेटा महीप सिंह नाराज होकर उनका साथ छोड़ चुका है। अपने कैप्सूल पढ़ चुके थे क्या कारण था। उनका घर बार सब पहाड़ के दसकने से तबाह हो चुका है। इन पहाड़ पे घर बना था, पहाड़ खिसक गया
तो घर उजड़ गया, ठीक है, और ये वाइफ भी मर गई। इन सब घटनाओं ने भूप दादा को आहत कर दिया है, वे टूट चुके हैं और अकेले हो गए हैं, ठीक है। भूप दादा अत्यंत आत्मसम्मान वाले हैं, खुददार हैं, वे सब सह सकते हैं किंतु अपनी खुददारी नहीं छोड़ सकते। मतलब कहता ना कि नहीं मेरी खुददारी में हर किसी से वो नहीं, जैसे कुछ रिश्वत ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भ्रष्ट अफसर होते हैं जो रिश्वत ले लेते हैं, और कुछ होते हैं जो अपनी खुददारी पर रहते हैं, ईमानदारी पर रहते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। वे पहाड़ी निवास छोड़कर रूप के साथ नीचे जाने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं। रूप इनका भाई है, सॉरी हाँ बिल्कुल रूप सिंह इनका भाई है, वो इनके नीचे जाने की बात करते हैं लेकिन नहीं जाते हैं, ठीक है। विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए पूरे मनोयोग से पुनर्निर्माण में जुट गए। इस प्रकार भूप दादा ने जीवन मूल्यों की रक्षा की है। ये चीज़ें इतनी विपरीत कठिनाई परिस्थितियाँ आ गई, उसके बावजूद अपनी हिम्मत रखी और अपने जो लाइफ को जिया। अगला है रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बोना क्यों पड़ गया था, जबकि रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना जानता था, ठीक है। तो देखो कि रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखकर पर्वतारोहण संस्थान में नौकरी करता था, ठीक है ना, जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ा भी था पर्वतारोहण संस्थान क्या करवाता है, तो इनको ट्रेनिंग कर देता है जो पर्वत पर चढ़ते हैं। नौकरी करता था रूप सिंह और 11 वर्ष बाद वो अपने गांव माही लौट कर आया। गांव का याद रखना माही। उसके साथ शेखर कपूर भी था। उसके बड़े भाई भूप सिंह ने दोनों के बैग अपने कंधे पर लटकाए और हिमाग पर्वत पर चढ़ने लगे। रूप सिंह और शेखर किसी पेड़ या पत्थर का सहारा लेकर कुछ ऊंचाई तक तो चढ़े, फिर रुक गए और हाँफने लगे। पहाड़ पर चढ़ने के लिए वे पत्थरों, खूंटी, रस्सी, कुल्हाड़ी और दूसरी चीज़ों का सहारा लेते थे। वे पहाड़ में दरार ढूंढते थे, दरार, और फिर रोक पिटन लगाते थे, जैसे कील लगाते, ऐसा मान लो दरार ढूंढ ली, उसमें कील लगाते थे, फिर यहाँ पर कोई रस्सी बांधी ऊपर चढ़ गए, ठीक है। दरार न मिलने पर ड्रिल करते, ड्रिल में छेद करते, मशीन आता ड्रिल करने वाली, वो छेद करते, तथा रोक पिटन, एंकर, जिसको डिसेंडर, रोप लैडर आदि, इन सब के कुछ शब्द याद कर लेना। ये सब खूंटी जैसे होते हैं, टाँकने के लिए होते हैं। इन रोप लैडर आदि का इस्तेमाल करते थे, परंतु यहाँ रूप सिंह के पास इनमें से कोई चीज़ नहीं थी। उसने इन सामानों के बिना तथा किसी सहायता के बिना पहाड़ पर चढ़ने का अभ्यास भी नहीं था रूप सिंह को, ठीक है। वो तो सिर्फ सामान से चढ़ सकता था, जबकि जो भूप सिंह है वो चढ़ जाते ऐसे ही, ठीक है, आवास नहीं था। पहाड़ पर रहने के कारण भूप सिंह काफ़ी मजबूत था। जो पहाड़ी लोग होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, यही कारण है। वे किसी छिपकली, वनमानुष, सांप या रोबोट की तरह पहाड़ पर चढ़ सकते। अभी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ये भी कि जो भूप सिंह है वो मतलब कि छिपकली, वनमानुष, सांप या रोबोट की तरह मतलब कैसे हैं, तो उसमें भी यही आंसर लिखना है ना, घूम फिर के ये आंसर है उसमें भी। तो जैसे छिपकली 1 सेकंड में चढ़ जाती है, वनमानुष जो होते हैं जो जंगलों में रहते हैं वो, या फिर सांप या रोबोट जो जिस तरह पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, वैसे ही ये जो भूप सिंह चढ़ जाते हैं। वे अपनी 2-2 पत्नियों तथा 2-2 बछड़ों को अपने कंधे पर उठाकर ले जा चुका था। इतनी शक्ति रूप सिंह में नहीं थी, ठीक है ना। ये है भूप सिंह की कहानी, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन है, लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बत्तख से की है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मां की ममता किसी प्रयोजन या उद्देश्य के लिए है। बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक ने मां की ममता का वर्णन किस उदाहरण से किया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों कैसे भी पूछे जा सकते हैं, आपको आंसर इसका लिखना है कि लेखक विश्वनाथ ने अपनी मां की तुलना बत्तख से इन निम्नलिखित आधारों पर की है। पहला कौन सा आधार है कि बत्तख सुरक्षित स्थान पर अपने अंडे देती है, ठीक है, तथा उनको सेती है ऊपर बैठ के। सेना मतलब जैसे आप देखा होगा कि जो बत्तख होती है अंडे देने के बाद उसके ऊपर बैठ जाती है, अपने शरीर की हीट से, गर्मी से उस अंडे से अपना जो बच्चा है उसको पकने के बाद वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। वह पंख फैलाकर उन्हें अपनी दृष्टि से बचाती है, सबकी दृष्टि से बचाती है। वह कौवे इत्यादि, क्योंकि कौवे वगैरह अंडे को फोड़ देते हैं लेकिन वो ऊपर कवर करती है, अपना हीट भी देती है, और वह कौवे इत्यादि से अपने अंडों को बचाती है। विश्वनाथ की माँ ने भी अपने बच्चे ने विश्वनाथ को जन्म दिया है, दूध पिलाया है तथा उसको पाला पोसा है, ठीक है। जिससे बत्तख धूप में बैठी रहती है, ध्यान रखना, धूप में भी सहन करती है अपने उस बच्चे के लिए, वैसे ही माँ भी जो है अपने बच्चे को मतलब जो है विश्वनाथ को अपना दूध पिलाया है। बत्तख अपने अंडों को दूसरों से बचाती है। विश्वनाथ की माँ भी उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। विश्वनाथ की माँ अपने पुत्र के प्रति गहरा ममता भाव रखती है। बत्तख को भी अपने अंडों से बेहद ममता है। कंपैरिजन है दोनों का, दोनों में ममता का ये भाव स्वाभाविक तथा प्रकृति प्रदत्त गुण है। बत्तख अपनी सख्त चोंच का प्रयोग अंडों के ऊपर करने में बहुत सावधान रहती है ना, ध्यान ऐसे नहीं फोड़ दे, बहुत सावधान से। विश्वनाथ की माँ भी अपने बेटे के साथ कोमलता तथा ममता का व्यवहार करती है। ये दोनों का कंपैरिजन चल रहा है साथ में,
ये है कारण, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद करना। 4 पॉइंट है, ये दोनों का कंपैरिजन है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति सजीव नारी बन गई, इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। तो देखो कि बिस्नाथ जब 10 बरस का था तब उसने उस औरत को पहली बार बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ देखा था, ठीक है। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे बरसात की चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही है, ठीक है। उन दिनों बिस्नाथ बिस्कोहर में संतोषी भैया के घर बहुत जाया करते थे, ठीक है। उनके आंगन में जूही लगी थी, ठीक है। तो उसकी खुशबू बिस्नाथ के प्राणों में बस गई थी, बहुत खुशबू अच्छी थी जूही की, इसलिए जूही की खुशबू लेने के लिए वहाँ चल जाता था। चांदनी में जूही के सफ़ेद फूल ऐसे लगते थे जैसे कि चांदनी ही फूल बनकर डालों पर लगी है। चांदनी, फूल और खुशबू सभी प्रकृति के रूप हैं। वह औरत भी बिस्नाथ को जूही की लता बनी हुई चांदनी के रूप में दिखाई दी, ठीक है। जिसके फूलों से सुगंध आ रही थी, बिस्नाथ ने उसे औरत के रूप में नहीं देखा था, उसमें बिस्नाथ ने प्रकृति के ही सजीव रूप को देखा था। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति, मतलब उसको औरत रूप में नहीं देखा, ऐसा नहीं समझा कि औरत, उसको प्रकृति के रूप में देखा, ठीक है। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने सजीव स्त्री का रूप धारण किया हो। सौंदर्य क्या है, उसकी तदाकार परिणति क्या होती है, जीवन की सार्थकता क्या है, ये बातें तो बिस्नाथ को बाद में समझ में आई, वह भी उसी नारी के संदर्भ में, ठीक है। ये क्या होता है, सौंदर्य क्या होता है, ये सब चीज़ें बाद में पता चला, उसको बाद में समझ में आई, लेकिन जो वो भी उस नारी के संदर्भ से ही पता चला था। तो ये है कि प्रकृति सजीव नारी बन गई, ऐसा उनको लगा, तो ये मेन कारण था, ठीक है, बिस्नाथ को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छे से याद कर लेना, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। हमारी आज की सभ्यता नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमारी आज की सभ्यता यूरोप और अमेरिका के आयातित सभ्यता, बिल्कुल सही बात है। हमारी ये जो जितनी भी सभ्यता है वेस्टर्न यानी कल्चर जो यूरोप और अमेरिका वहाँ से आ रही है, और उसका आधारशिला उद्योग, उनका मेन काम होता है बिजनेस करना, ठीक है। और इतनी बड़ी बड़ी मशीनों से भारी मात्रा में उत्पादन होता है। इनकी आवश्यकता का कच्चा माल प्राप्त करने के लिए वनों को उजाड़ा जाता है। इनका धुआं वातावरण को तथा दूषित रसायनों से युक्त पानी नदियों में बहकर उनको प्रदूषित कर देता है। भाई ये बड़े बड़े देश हैं, यहाँ पर बिजनेस को मतलब ज़्यादा वैल्यू मानी जाती है, तो वो सेम यहाँ बिजनेस लगेगी, बड़ी बड़ी मशीनरी लगेगी, तो वो सारा पानी, गंदा निकलने वाला पानी, धुआं सब डिस्टर्ब कर रहा है, पोल्यूशन को, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। नदियाँ जल का सर्वोत्तम साधन है, जल को जीवन माना गया है। जल की उपलब्धता के कारण ही नदियों के तट पर विशाल, प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक सभ्यताओं और नगरों का जन्म हुआ है। सिंधु, रावी, गंगा, यमुना आदि नदियों के तट पर महान सभ्यताएं विकसित हुई, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। वैसे ही नील नदी की बात करें तो नील नदी घाटी की मिस्र की सभ्यता प्रसिद्ध है। आज वही जीवनदायी नदियां मृत्यु का उपहार बांट रही है, क्योंकि उनमें भयंकर केमिकल्स मिल गए हैं, बहुत गंदा पानी मिल गया है, और वो पानी जब जाएगा तो सीधी सी बात है वो तो फिर जहरी होगा। कारखानों का निकलने वाला दूषित पानी उनमें बह रहा है और जीवन के लिए संकट बन गया है। वे आधुनिक सभ्यता का ही दुष्प्रभाव है कि नदियों का जल पीने तो क्या, खेतों की सिंचाई के लिए भी उपयुक्त अब नहीं रहा। इतने सारे केमिकल हैं, क्योंकि अगर इस पानी को यूज़ कर लिया जाएगा खेत में भी, तो खेत में फिर वाइट लेयर बन जाती है, और जो ऊपर की जो फर्टाइल जो ज़मीन का उपजाऊपन होता है ऊपर वाला, वो कहते हैं कि टाइट हो जाता है, मतलब कि ख़राब हो जाती है पूरी। तो ये इतना केमिकल उसके अंदर है। और ये लो साहब आज का लास्ट क्वेश्चन। लेखक ने वर्तमान सभ्यता को खाऊ उजाड़ू कहा, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है, अथवा अपना मालवा पाठ में लेखक को क्यों लगता है कि आज की विकासशील और औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अब सभ्यता है? तो देखो, लेखक ने आधुनिक भारत को खाऊ उजाड़ू सभ्यता कहा है। ये भारत की अपनी सभ्यता नहीं है, ये तो यूरोप तथा अमेरिका से भारत आई है। इस सभ्यता का आधार विशाल उद्योग है, ठीक है। और इन विशाल उद्योग अगर काम करेंगे तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? भारी मात्रा में उत्पादन होना होगा, ठीक है। इसके लिए विश्व के अविकसित निर्धन देशों से बाजार तलाशा जाता है कि कहाँ पर अविकसित डेवलप नई कंट्रियाँ कहाँ पर हैं, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ गरीब लोग रहते हैं, तो वहाँ मशीनरी लगा देंगे आराम से। इस तरह सभ्यता शोषण तथा पूंजी के केंद्रीभूत होने की सभ्यता है। इसमें जो बाहरी चमक दिखाई देती है उससे ही विकास माना जाता है। नेचर से कोई मतलब नहीं है, गंदगी से कोई मतलब, बस बाहर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या फैक्ट्री हैं तो विकास माना जाता है। इस औद्योगिक सभ्यता के कारण होने वाला विकास वास्तविक विकास नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको खिसका देता हूँ, हालांकि ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं है वैसे, ठीक है। होने वाला विकसन नहीं है। और इस सभ्यता के कारण वनों तथा प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक दोहन होता है,
जिससे वातावरण प्रदूषित होता है तथा लोगों को प्रकृति के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। अब जैसे लोग प्रकृति में क्या होगा, पेड़ पौधे कट जाएंगे, धुआं, केमिकल्स, ये सब अपन को करने पड़ते हैं। समस्त विश्व को आज जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण झेलना पड़ रहा है। देखो आप शहरों में कितना गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, गंदा पानी है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। मौसम का चक्कर बिगड़ गया है, वर्षा नहीं होने से जलाभाव हो गया है, मतलब पानी कमी हो गई है, फसलें भरपूर अन्न नहीं दे पा रही है, खाने की वस्तु तक पीने के पानी का संकट है, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, ध्रुवों की बर्फ़ पिघल रही है, लद्दाख में बर्फ़ की जगह पानी गिर रहा है, बाड़मेर के गांव जलमग्न हो रहे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है। यूरोप और अमेरिका में गर्मी पड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों से इनने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, जिसको अपन ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। सारी गड़बड़ी पृथ्वी का तापमान बढ़ने से हो रही है और ये संकट इस पाश्चात्य सभ्यता के कारण उत्पन्न हुआ है। ये सभ्यता नहीं, ये तो खाऊ उजाड़ अब सभ्यता है। ये है मेन कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से पढ़ना। आपने देखा होगा कि आजकल टेम्परेचर कितना होता है। कोई ज़माने में टेम्परेचर इतना नहीं हुआ करता था, आजकल 50 जो है डिग्री सेल्सियस को भी प्लस कर जाता है। तो ये सब कारण है, ये फैक्ट्री से निकला धुआं, गाड़ियों का धुआं, पॉल्यूशन, पेड़ पौधे कम हो गए, बारिश नहीं होती है, सब कारण यही है। तो ठीक है, तो ये था अपना हिंदी साहित्य का कैप्सूल नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड जब एक साथ याद करोगे, मोस्टली खूब सारे क्वेश्चन आपको आज रिवीजन भी हो गए होंगे, तो एक कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त तैयारी अपनी होने वाली। ठीक है, तो कैप्सूल नंबर 2 अपना कंप्लीट।